नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की एक चिट्ठी ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक सब चौंक गए हैं। चिट्ठी में जजों ने आईएसआई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जजों का यह आरोप है कि आईएसआई ने जजों के मनमाफिक फैसले करवाने के लिए उनके घरों में खुफिया कैमरे तक लगा दिए थे। देखिए रिपोर्ट। अदलिया में मुबैना मुदाखलत की तरीन चार्जशीट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। एक जज की रिहाइश गाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे, जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान में आग लग चुकी है। एक चिट्ठी ने आईएसआई को हिला दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। आईएसआई पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजों के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। ब्लैकमेलिंग का यह खेल आईएसआई पहले ही करती रही है, लेकिन वो अपने ही मुल्क के सीनियर जजों के बेडरूम में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ये एक जज के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ हुआ। आईएसआई के ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो चिट्ठी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई यानी पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये चिट्ठी पोल खोल रही है पाकिस्तान के उस सिस्टम की जिसमें किसी भी बेगुनाह को जब जी चाहे जेल भेज दिया जाता है, और जब जी चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार है उसे बेल मिल जाती है। पहला आरोप चिट्ठी में लिखा गया है कि 2023 की गर्मियों में जब एक जज अपने सरकारी आवास पर शिफ्ट हुए तो दीवार में एक ऑडियो कैमरा बरामद हुआ और कैमरे में सिम कार्ड भी लगा हुआ था। यही नहीं, इसी घर में जज के बेडरूम में बरामद हुआ दूसरा कैमरा जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करके कहीं भेज रहा था। खुफिया कैमरे के साथ एक यूएसबी भी बरामद हुई जिसमें दूसरे जजों की निहायत ही निजी वीडियो थे और वो जजेस को दिखाई भी गई। चिट्ठी में दूसरा आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने टेरियान वाइट केस की सुनवाई करने के लिए बेंच में मौजूद 2 जजों पर दबाव डाला कि केस को हियरिंग के लायक समझा जाए। दूसरा आरोप, पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए जजों को प्रेशराइज किया गया। फिर मई 2023 में हथियारबंद लोगों ने केस में शामिल जज के एक बहनोई को अगवा किया और अगवा करके बताया गया कि हम आईएसआई से हैं। किडनैपिंग के दौरान जज के बहनोई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो मैसेज में केस की सुनवाई कर रहे जज के बहनोई से इल्जाम लगवाया गया और फिर 24 घंटे बाद आईएसआई ने जज के बहनोई को रिहा कर दिया। उस वीडियो मैसेज के आधार पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेन कर दी गई ताकि जज को दबाव में डालकर उनसे मन मुताबिक फैसला करवाया जा सके। तीसरा आरोप, 3 मई 2023 को हाईकोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है मनमर्जी के फैसले का। यहाँ तक कि मेरे घर वालों के कैरेक्टर पर भी हमला हुआ है। हमने कंटेम्प्ट टू कोर्ट केस चलाने की भी परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने अपनी चिट्ठी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने निशाने पर लेते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने अपने साथ हो रही उत्पीड़न की बात उन्हें बताई तो चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आईएसआई के बड़े अधिकारियों से बात हो गई है और अब जजों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जासूसी हुई, हम पर दबाव डाला गया,
दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया। हमारा खानदान गैर महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 वो जज हैं जिन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान में अहम फैसले दिए हैं, और इन 6 जजों की टीम के साथ ये सब कुछ 2-2.5 साल के दौरान हुआ। अब देखिए वो कितने बड़े केस हैं। नवाज शरीफ का रिलीफ केस, इमरान खान को सजा, इमरान खान केस की सुनवाई, तोशाखाना केस, साइफर केस, सीता वाइट केस, I-1 फील्ड केस, अल जीजिया केस, फ्लैगशिप केस, यानी इतने बड़े बड़े केस में शामिल जजों को लगातार ISI की तरफ से ब्लैकमेल किया गया, और खुद जुडिशरी सिस्टम के इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी ये जज खुद पर हो रहे जुल्म में इंसाफ के लिए तरसते रहे। हाईकोर्ट के इन जजों ने अपने पत्र में इन मुकदमों और तारीखों का भी सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया है। साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि ISI के दुष्प्रचार के चलते एक जज को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एक जज को इतना दबाव बना दिया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बाबत ISI के DG इंटरनल कम्युनिकेशन से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ISI के सेक्टर कमांडरों से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इन जजों का टॉर्चर बढ़ गया। अब जान लीजिए पाकिस्तान की जुडिशरी में बैठे उन 6 जजों को जो ISI के टॉर्चर को सहते रहे और अपने ही मुल्क में उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 8 जज होते हैं, जिनमें 6 जजों ने चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज एशा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, यानी कुल 6 जज। अब उन 2 जजों के नाम जिन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद HC आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आप बीती बताई है। हम आपको बताते हैं कि इस काउंसिल में कौन कौन से नाम शामिल हैं जिनसे इंसाफ की गुहार लगाई गई है। काजी फैज इशा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह, सेकंड मोस्ट सीनियर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इब्राहिम खान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। इंसाफ देने के मामले में पाकिस्तान की जुडिशरी की वर्ल्ड रैंकिंग है 128, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां इंसाफ देने वाले ही ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 6 जजों को इंसाफ मिलता है या इन पर ISI का टॉर्चर और बढ़ेगा। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने अखिलेश को झुकने पर मजबूर कर दिया है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के आलाकमान को हिला करके रख दिया है। आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सुबह से ही जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। खास तौर से मुरादाबाद सीट पर आजम खान गुट की रुचि वीरा अखिलेश यादव के चहेती प्रत्याशी ST हसन पर भारी साबित हुई है। रुचि वीरा का जबरदस्त समर्थन आजम खान कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव लाख कोशिशों के बावजूद ST हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना नहीं पाए हैं। इन 2 तस्वीरों से साफ हो चुका है कि पहले ही चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की पार्टी पर कमजोर पकड़ की पोल खुलती जा रही है। अब आप पूरी खबर को समझ लीजिए, क्यों समाजवादी पार्टी में अखिलेश के खिलाफ बगावत और घमासान की बातें की जा रही हैं।
पहले आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में आज मुरादाबाद और रामपुर सीट पर इतना जबरदस्त गदर क्यों मचा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले चरण से ही काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के खेमे में खूब हलचल है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर उम्मीदवारों को लेकर जमकर बवाल हुआ। रामपुर और मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशियों के नामों को लेकर जमकर गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में आजम समर्थक रुचि वीरा और अखिलेश समर्थक एसटी हसन आखिरी वक्त तक खुद को मुरादाबाद से एसपी का प्रत्याशी बताते रहे। आज नामांकन का आखिरी दिन था और इससे ठीक ऐन पहले जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है। मुरादाबाद से आजम खान गुट की रुचि वीरा एसटी हसन पर भारी साबित हुई हैं और वो अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन चुकी है। इससे पहले जनता तो छोड़िए, एसपी के उम्मीदवारों को भी नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी होगा। मैम, आप आज जहाँ पे कल भी नॉमिनेशन कराया था समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन साहब ने, तो क्या उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। ये मुझसे क्यों पूछा है? जब अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लाऊंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी बदला सकता। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है। एसपी ने आधिकारिक तौर पर रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाते हुए एसटी हसन का टिकट काट दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह फैसला आजम खान के दबाव में लिया है। सीतापुर जेल में आजम खान ने अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के दौरान रुचि वीरा को मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट देने को कहा था। नामांकन हुआ है, उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी हैं। जो फॉर्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही अब। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो खबरें आ रही थी वो हैरान करने वाली थी। आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़े, लेकिन अखिलेश इस बात के लिए राजी नहीं हुए। इस बात पर जिले के समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हुए और उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट करने की धमकी पार्टी हाईकमान को दे डाली। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचे गदर का असर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर पड़ सकता है। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो गदर शुरू हुआ है वो जल्द ही कई और सीटों तक फैल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पकड़ कहीं ना कहीं पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है। और कांग्रेस इस वक्त अपने 2 सबसे भरोसेमंद सहयोगी दलों के बीच बुरी तरीके से फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू यादव ने 2 ऐसे फैसले किए हैं जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 10 दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए।
सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी काला मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास अघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट शिवसेना को मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट भी नाराज है। एनसीपी ने 2009 में यहां से चुनाव जीता था। शिवसेना ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई से संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। पाटिल इसी सीट पर पिछले 3 चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार थे। अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमवीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमवीए को भी डुबाएंगे। सांगली सीट पर दोस्ताना मुकाबले की भी बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर गेंद कांग्रेस की लीडरशिप के पाले में डाल दी गई है। वैसे विवाद सांगली और मुंबई की सीटों पर ही नहीं बल्कि भिवंडी की सीट पर भी है। भिवंडी को लेकर शरद पवार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। अब महाविकास अघाड़ी में दूसरा विवाद देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी। इसके लीडर प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर गठबंधन में 15 सीटें चाहते थे, लेकिन उद्धव और कांग्रेस उन्हें 5 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं हुए। इसके लिए उद्धव ने अपनी 2 सीट दी, कांग्रेस ने भी अपनी 2 सीट कुर्बान की और एनसीपी ने अपनी तरफ से 1 सीट दी। लेकिन प्रकाश आंबेडकर की डिमांड 15 सीट पर अटकी रही। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले फेज के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का विवाद विपक्ष सुलझा नहीं पाया और अब इसका बड़ा असर महाराष्ट्र के फैसले पर पड़ सकता है। नागपुर नितिन गडकरी की सीट है, उनका गढ़ है और यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर यहां कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से नामांकन दायर किया तब उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने शुरू में आरजेडी से 15 सीटें मांगी। लालू यादव ने कहा कि 15 नहीं, कांग्रेस को 9 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बाद में लालू यादव ने कहा कि अब 6 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो लालू यादव ने उसे लेफ्ट के खाते में डाल दिया है। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी उस सीट से जेडीयू में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को लड़ाएगी। कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती थी, लेकिन लालू यादव वहां से अशफाक करीम को लड़ाने का मन बना चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस ने दबाव बहुत बढ़ाया, लेकिन लालू यादव ने अभी तक राहुल गांधी की मर्जी नहीं चलने दी है। लालू यादव दिखाना चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो ही ड्राइविंग सीट पर हैं।
और राजधानी भोपाल और इंदौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। पति और पत्नी ने बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की है। तो इंदौर में महिलाओं ने एक महिला को बेरहमी से पीटा है। हद तो तब हो गई जब महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया। दूसरी तरफ वहां खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बीच बचाव करने तक नहीं आया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। फिर शर्मसार हुई इंसानियत, मां के साथ ये कैसी बर्बरता। पति पत्नी ने मिलकर मां को पीटा। इंदौर में महिला के साथ बदसलूकी, महिलाओं ने महिला को किया शर्मसार। राजधानी भोपाल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक मां जो बेटे को लाड प्यार करके पालती है, पोसती है, वही बेटा बड़ा होकर मां के साथ ऐसा करता है। जी हां, भोपाल में बेटा और उसकी पत्नी ने मिलकर एक बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरों से समझ आ सकता है कि बेटे और बहू की बेरहमी किस तरह बुजुर्ग मां पर जुल्म ढा रही है। कैसे उसे पीटा जा रहा है, गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। आखिर ये बेरहमी क्यों, क्या कसूर था उस मां का? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर वायरल वीडियो के बाद पूरे मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। वह जो घटना थी एक अमानवीय प्रकृति की घटना थी। उससे पुलिस ने उस व्यक्ति को पहचाना। पहले वो पहचान जो थी गुमनाम थी, पहचान तय नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति को पहचान लिया है और उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस व्यक्ति का नाम दीपक सेन करके उसका नाम जिक्र आया है, पहचान उजागर हुई है। बहरहाल पुलिस उस पूरे घटनाक्रम पे कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर इंदौर से भी शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। दिन दहाड़े एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से पीड़िता का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद 4 महिलाओं ने मिलकर उसे पहले तो निर्वस्त्र किया और उसके बाद उससे मारपीट की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे महिला को पकड़कर पीटा जा रहा है। उधर लोग बीच बचाव करने की जगह मूक दर्शक बने तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मामला गौतमपुरा क्षेत्र के बछोड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते महिलाओं ने पीड़िता के साथ ही मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं के आपस में विवाद हुए हैं और उसमें कल एक महिला के द्वारा रिपोर्ट की गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले की ही दूसरी 4 महिलाओं के द्वारा उसके घर में आकर उससे मारपीट की गई, गाली गलौज की गई है और साथ में उसको घसीट के बाहर ले गए रोड पे और उसके कपड़े भी उसमें फाड़ दिए गए। 4 आरोपी महिलाओं को तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा और उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इन 2 तस्वीरों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शायद लोगों में इंसानियत अब बची ही न हो। रिपोर्ट न्यूज़ सिटी। यूं तो आपने रंगों के त्योहार होली को अलग अलग अंदाज और परंपराओं से मनाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस ऐतिहासिक होली के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में अनूठी है। यह होली मेनारिया ब्राह्मण के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। देखिए इस अनोखी होली पर यह खास रिपोर्ट। होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है जैसे कि आपको और हमें लगता है। होली देश के अनेकों हिस्से में अनोखे तरीके से मनाई जाती है। तस्वीरों में होली मनाते दिख रहे लोग भी अनोखी होली ही मना रहे हैं। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में होली के दूसरे दिन त्योहार मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। मेरा नाम गौरव जैन, मैं यहाँ पे पहली बार देखने के लिए आया हूँ और ये बहुत ही शानदार त्योहार है। यहाँ जो बच्चों की होली खेली जाती है मेनार में मेंगना समाज के द्वारा, ये पिछले 450 वर्ष पहले जब यहाँ पे चित्तौड़ पे हमला हुआ था तो बन्ना दाए यहाँ मेनार में आए थे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।